वेलकम नाज़रीन, बजट सेशन के स्पेशल प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं और ये प्रोग्राम चैनल 5 और मेट्रो 1 टी चैनल में दोनों में बराह रास्त आप देख सकते हैं। मेरे साथ मेरे को होस्ट हसनैन भी मौजूद हैं। वक्फे में जाने से कबल स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ जो है हमारे आमिर रफ़ी साहब, जो कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट हैं, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ जूम पे मौजूद हैं जनाब इंजीनियर दारू खान अचकजई साहब, जो कि साबिक FSI के फेडरेशन के सदर भी रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम पहले दारू खान साहब की तरफ चलते हैं। उनकी गुफ्तगू वक्फे से कल जो है कुछ कह रहे थे जो कि मुनक़ता हो गई थी। हम उसकी गुफ्तगू को मुकम्मल तौर पर हम सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं बलूचिस्तान के बजट के हवाले से। जी दारू खान साहब। जी जी बिलाल साहब, बड़ी मेहरबानी जी। बलूचिस्तान का बजट जो है वो आप इसको 1 ट्रिलियन बजट कहते हैं, जबकि असल बात तो तरक्याती बजट होता है। बाकी तो सारी तनख्वाहें वगैरह और टैक्सेस वगैरह होती हैं। बजट हमारा तरक्याती बजट 250 अरब रुपए का है। 250 अरब रुपए में हमारी हुकूमत की जो तरजीहात है उसमें तिजारत शामिल नहीं है। आपने अच्छा। इससे पहले हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे उससे जो आपने पूछा कि ईरान के साथ जो है वो आपका जो है वो इतना बड़ा बुहरान है, आप क्या समझते हैं कि इसमें जो है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो हमारा ईरान के साथ जो इस वक्त जो है वो आलमी बुहरान है। आपने हेडलाइन में भी बता दिया। उस आलमी बुहरान का तकाजा ये है कि उसका सबसे बड़ा जो जो इम्पैक्ट है वो बलूचिस्तान पे ही पड़ता है। जी जी। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर जो है वो स्पेशल इनिशिएटिव लेके बलूचिस्तान के लोगों को जो इस वक्त उससे मुतासिर हो रहे हैं उनकी जो है वो दादरसी की जाए। और जो रोड ट्रांसपोर्ट पे जो जो बहुत ज्यादा तादाद में लोग ईरान से आ रहे हैं, जायरीन आ रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो वहां से आ रहे हैं, उनके लिए जो है वो इंतजाम करे। वो जाहिर है वो इंतजाम हुकूमत अपने तो से तो कर लेगी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे सूबे की हालात पे भी पड़ता है। पिछले 4-5 दिन से क्वेटा और उसके जो मुज़ाफ़ात चमन और जो शुमाली इलाके हैं वहां पे जो है वो पेट्रोल का शदीद किल्लत है। पेट्रोल जो है वो 300 रुपए से मेरे ख्याल में पेट्रोल की शदीद किल्लत इसलिए कि ईरान और इसराइल की जंग की वजह से जो पेट्रोल स्मगल हो रहा था ईरान से वो बंद हो गया है। अब उसका अगला निशाना कौन सी जगह है? अब अगला निशाना जो है वो हम LPG बहुत ज्यादा जो है वो मिकदार में इंपोर्ट करते हैं। वो जो LPG इंपोर्ट करते हैं ईरान से, इन हालात में जो LPG नहीं आएगा तो हमारी इंडस्ट्रीज भी मुतासर होंगी। नहीं तो बात ही RLNG और उससे जो है वो LPG और RLNG तो एक्चुअली तो आप कतर से भी लेते हैं, दीगर माल से कतर से भी लेते हैं, लेकिन ईरान से भी तो बड़ी मिकदार में आ रही है। बिल्कुल उस पर फर्क तो पड़ेगा, लेकिन पेट्रोल की किल्लत जो है क्वेटा में वो तकरीबन जो है वो स्मगलिंग की थोड़ा सा बंद होने की वजह से ज्यादा है। नहीं, स्मगलिंग के बंद होने की वजह से ज्यादा नहीं है। स्मगलिंग अपनी जगह पे जो है वो मसला है। यहाँ पे जो है वो बुहरान इसलिए आया कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ानी थी, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंप से उनको पता था कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो उन्होंने जो है वो ईरानी खत्म होने के बाद जो है पेट्रोल बेचने से जो है वो इनकार किया, जो है वो अपना स्टॉक जो है वो छुपाए रखा। क्योंकि दो दिन बाद, एक दिन बाद जो है वो 4 समथिंग तकरीबन 5 रुपए जो है वो लीटर बढ़ रहा था। तो इन्होंने वो बढ़ाने के चक्कर में जो है वो चीजें भी हुई है। लेकिन असल मसला जो है वो ईरान के हालात की वजह से है, जो ना स्मगलिंग है ना अब ये रेट बढ़ाने का है। ये तो हमेशा से जो है वो स्मगलिंग पे भी इन्होंने सख्तियां की है, रेट भी बढ़े हैं, लेकिन इस तरह के हालात जो है वो ईरान के हालात की वजह से हुए हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो हमारे जो सूबाई हुकूमत है उनको फेडरल से फौरी तौर पर जो है वो राब्ता करना चाहिए। जो असल बात आपने पूछी है मैं उस पर आता हूँ कि हमारे सूबे की तरजीहात में तिजारत का जो है वो कितना इन्होंने जो है वो शामिल किया है। पूरे जो है वो इंडस्ट्री और कॉमर्स में जो है वो इन्होंने ये कहा है कि हम
6 बॉर्डर पॉइंट्स जो है वो वहां पे मार्केटें बना रहे हैं। 6 बॉर्डर पॉइंट्स पे ईरान के साथ मार्केटें बना रहे हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो है वो हब और गोस्तान को जो है वो उसमें शामिल कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए इन्होंने ये कहा नहीं है कि कितना बजट रखा है। एक ग्रिड स्टेशन जो है वो इन्होंने बनाया है, एक जो है वो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो इन्होंने किया है, 132 केवीए का जो है वो इन्होंने जो है वो ट्रांसमिशन लाइन बिछाया है। वो इन्होंने कहा है कि हमने ट्रांसमिशन लाइन बिछाया है। उसके अलावा जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स में हमारे सूबे के इस 1 ट्रिलियन बजट में से जो है वो 1 रुपया भी शामिल नहीं है कि उसमें जो है वो हम ईरान के साथ हमारा बहुत बड़ा जो है वो बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है और यहाँ से जो है वो सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत है। तो उसके लिए जो ये ट्रेडिंग प्रोविंस है बलूचिस्तान, इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे, ये इंडस्ट्रियल प्रोविंस नहीं है, ये ट्रेडिंग प्रोविंस है। तो ट्रेडिंग प्रोविंस को जो है वो ट्रेडिंग फैसिलिटीज ना मरकज की तरफ से मिले हैं और ना हमारी सूबाई हुकूमत की जो है इसमें तरजीहात में ये शामिल है। सर, आप क्या तजवीज़ करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट को भी और सूबाई गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए बलूचिस्तान में? देखें, एक तो सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे अपने जो वसाइल है, हम $30 बिलियन की एक्सपोर्ट में से जो 1.2% जो है 0.25% जो हम एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज देते हैं, एक तो फौरी तौर पे ये जो कॉमर्स को दे रहे हैं, ये डायरेक्ट जो है वो जहां जहां से एक्सपोर्ट होता है उन एरियाज को जो है ये ट्रांसफर करे। मिसाल के तौर पे कराची से ये हो रहा है, तो कराची पोर्ट पे जितनी क्लियरेंस होती है ये 1.25 जो है वो कराची के ऊपर खर्च करे, आपको कराची में जो है वो मसले मसाइल कम हो जाएंगे, खत्म अगर नहीं होते तो कम होंगे। इसी तरह जो है वो तुरखम के रास्ते एक्सपोर्ट होता है, चमन के रास्ते एक्सपोर्ट होता है, कप्तान के रास्ते एक्सपोर्ट होता है, कराची लाहौर ड्राई पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है या किसी भी ड्राई पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है, उसके एक्सपोर्ट का जो 0.25% है वो उन्हीं के ऊपर खर्च करे ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जो है उनका जो है वो रोजगार बढ़ सकता है। हम अगर दारूखा साहब 1 मिनट साथ रहेगा मेरे साथ। आमिर रफी साहब पाकिस्तान बिजनेस फोरम के भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी जरा गुफ्तगू कर लूं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम दारू खान साहब, और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, क्या बजट के अंदर FPCCI ने या वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी ने खुद सूबाई हुकूमत को कोई तजावीज़ पेश की हैं अब तक या आगे पेश करने का इरादा है? एक सवाल तो आपसे ये भी था। दूसरा ये सवाल था कि अभी ये जो ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, देखें अपॉर्चुनिटीज़ की दुनिया है, गजा के अंदर हुआ तो दुनिया भर ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी यूज किया, लोग अल्टरनेट ब्रांड्स पे गए और मुस्लिम इकोनॉमी को एक बूस्टअप मिला, एक मार्केट मिली। इसी तरह क्या ये जो ईरान और भारत का इंडिया के साथ जो पहले एक तिजारती बहुत बड़ा हजम था, तो क्या हम ये नहीं देख रहे कि इसके अंदर जो है वो इंडिया का हजम जो है कम हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तान, ईरान, टर्की, अफगानिस्तान ये मिलकर एक इकोनॉमिक हब बने और आपस के अंदर ट्रेड करें, उसके अंदर इजाफा करें और इसको बराह रास्त करें, स्मगलिंग के जराए भी बंद करें ताकि मुल्क को रेवेन्यू भी जनरेट हो और जो आपने भी तजावीज़ दी है उनकी रोशनी के अंदर जो है यहाँ पर ट्रेड बढ़ सके और हमारा ये बलूचिस्तान जो पाकिस्तान की तरक्की उससे वाबस्ता है वहाँ पर जो है वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। अच्छा, हम टर्की में भी देखते हैं, आसपास के ममालिक में भी देखते हैं। जी 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 आमिर साहब, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। हमारी हुकूमत ने अभी एक, मैंने उस दिन अखबार में पढ़ा कि शायद 22 जुलाई को है या 22 जून को ही है कि एक ट्रेन सर्विस शुरू कर रहे हैं अजरबैजान तक, वह ईरान। और सबसे बड़ी हमारी जो यहाँ की जो वक्त की जरूरत है वो है रीजनल कनेक्टिविटी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। मसला यहाँ पे है कि हमारी जो हुकूमतें हैं उनकी तरजीहात में जो है सियासत और तिजारत को एक दूसरे से अलग करने की जरूरत है। हमें अपने इकोनॉमी पे जो है वो तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सियासत हमारे रास्ते में रुकावट बनता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी सही निशानदेही की है। आज के इस जो है वो आज की जो सूरत हाल है,
उसमें जो है वो हमारी सियासत भी जो है वो उस तरफ आ रही है कि उससे हमारी मईशत मजबूत हो, क्योंकि हमारे दोस्त दुश्मन जो है वो सारे जो है वो एक दूसरे के जो है वो हम नजर आ रहे हैं। हम जिनको जो है वो अपना रीजनल ट्रेड के लिए एक दूसरे को जरूरत समझते हैं, वो हम इस वक्त जो है वो एक दूसरे के जो है वो साथी बन गए। जी तो दारूख खान इस साहब, वक्त दारूख खान जो है साहब, वो एक 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 पाकिस्तान मिनट, को दारूख खान साहब, एक मिनट आपको, सॉरी कथा कलामी, मैं आपकी सारी बात से इत्तेफाक करते हुए सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, जहां मजबूत सियासत हमें दुनिया भर में नजर आती है ना माशी मैदान के अंदर, वहीं पर ही मईशत का मैदान भी स्ट्रेंथन उसी की नजर में। हम चाहे बांग्लादेश की मिसाल देख लें, वहां की सियासत मजबूत थी तो इकोनॉमी उनकी कहाँ गई। टर्की की मिसाल देख लें आप, वहां का बलूचिस्तान, अगर मैं कहूं टर्की का जो बलूचिस्तान है, गाजी अंतेब की तरफ, उर्फा की तरफ, जो उनके मजाफाती बलूचिस्तान की तरह के जो इलाके हैं जो शाम के साथ लगते हैं, मैंने फिजिकली वहां पर खुद विजिट भी किया हुआ है, एग्रीकल्चर इलाके हैं उनका, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा हुआ तो टर्की की पूरी मईशत ही बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अहमियत दी और वहां के लोगों को डिसीजन के अंदर अपने से शामिल किया। तो सियासत जो है वो मुस्तहकम होनी चाहिए, मगर वो सियासत जो है वो लोगों पर मबनी होनी चाहिए, वहां की आवाम पर मबनी होनी चाहिए, वहां की तिजारत के ऊपर मबनी होनी चाहिए। एक चीज जो मैं दारू साहब मैं जो कहना चाह रहा था, वो अपनी जगह उनकी अपनी तरह, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि बलूचिस्तान में अगर आज तक जो हमने मुशाहिदा किया, इस्तेहसाल अगर हुआ है तो सरदारों की जानिब से हुआ आवाम की, तो उसमें फिर मेरा अपना जाती राय है कि जितनी भी करप्शन बलूचिस्तान की, सरफराज भुट्टी वज़ीर आला बलूचिस्तान भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि बलूचिस्तान में करप्शन की वजह से तरक्की की है वो असरअंदाज हुई है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये तो सियासी सवाल हो गया। तो सर आप भी माशाल्लाह सियासी बैकग्राउंड भी रखते हैं। नहीं, सियासी बैकग्राउंड अपनी जगह पे, लेकिन बात यह है कि हम मुल्क की मईशत पे बात करें, और मईशत की जो है वो जो सवाल किया है, मैंने रीजनल कनेक्टिविटी के आमिर भाई ने जो है वो बलूचिस्तान की मिसाल दी। मैं तो विद इन द कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं विद इन द रीजन बात कर रहा हूं। अगर हमारा अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, टर्की के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत हो, तो ये हमारी आपस की इस तिजारत का बहुत बड़ा फायदा जो है हम एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। रही बात आपकी बलूचिस्तान की महरूमी की, एक मिनट बलूचिस्तान की जो दारूख खान, एक मिनट रुकूंगा मैं। मेरे साथ इस वक्त गुलाम जिलानी साहब जो कि क्वेटा के ब्यूरो चीफ भी हैं, वो भी लाइन पर मौजूद हैं, मैं उनको भी खुश आमदीद कहूंगा और वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। जी दारूख खान साहब, अब अपनी बात कंटिन्यू रखें। जी, आपने कहा कि बलूचिस्तान की, अच्छा हुआ आपके ब्यूरो चीफ साहब भी आ गए। बलूचिस्तान की महरूमी सरदारों की वजह से, बलूचिस्तान की महरूमी में बहुत से अंसर शामिल हैं, जिसमें शायद सरदार भी शामिल है। बलूचिस्तान में इस वक्त जो है आपकी जो है वो जो इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ट्रेडिंग की। आप ट्रेडिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वफाक, आपने इस वक्त जो गैर तरक्याती बजट दिया है वो तो अलग है, लेकिन जो तरक्याती बजट दिया है वो 250 अरब है, और वो 250 अरब जो है वो आपने बांट दिया एनपीएस के अंदर। और ये सिलसिला जो है वो आज से खराब नहीं है, ये सिलसिला ज़िया-उल-हक साहब की 85 के इलेक्शन के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि जो तरक्याती फंड्स है वो एमपीएस, एमएनए, सेनेटर्स में जो है वो तकसीम हो रहे हैं। अगर हम ये फंड के लिए इस्तेमाल होते वो हैं, जरूरियात की मद पे जो है वो खर्च करें, और इसमें जो है वो सरदारों के, इसमें एमपीएस, एमएनएस के, इसमें मिनिस्टरों के हाथ उससे जो है वो हटा ले, तो फिर किसी जगह पे जो है वो आज जरूरत है, वो जरूरत जो है वो फिर वक्ती नहीं रहेगा, वो जरूरत पूरा होगा। अब सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? जो तकसीम की आप बात कर रहे हैं कि सेनेटर्स को और एमपीएस को पैसे दे दिए जाते हैं, तो सर आप फिर खर्च करने का फॉर्मूला क्या होगा? किसके हाथ में ये रकम जाएगी? गुलाम जिलानी साहब से बात कर लेते हैं। ग्रासरूट लेवल के ऊपर नहीं, बात ये है जाना चाहिए। आप जो है वो एक्सपर्ट से जो है वो एक तरक्याती बजट, इन्हीं से बजट तैयार कर रहे हैं, इन्हीं एमपीएस, एमएनए से, पार्लियामेंट से बजट। हम पार्लियामेंट के ताकत के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर बात नहीं कर रहे। सुप्रीम बॉडी है वो, लेकिन एक सुप्रीम बॉडी जो है वो किसी को बजट दे, बजट खुद खर्च करने का हक ना ले जी। अब तो अच्छा, खर्च कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब हम थोड़ा सा दारूख खान साहब को
इजाजत चाहेंगे दारू खान साहब से, और मेरे साथ पहले हम डॉक्टर अजहर साहब भी हैं और डॉक्टर गुलाम जिलानी साहब बेरुची हमारे कोयटा के भी मौजूद हैं, तो हम उनकी तरफ ही चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि उनका आज बजट जो पेश हुआ उसके हवाले से उनके क्या ख्याल है। जी गुलाम जिलानी साहब। जी हाँ बिल्कुल, आज जो है बलूचिस्तान का आइंदा माली साल 2025 और 26 का 1028 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश कर दिया गया है। अगर तरक्याती हवाले से देखा जाए तो इसका हजम 249 अरब रुपए, जबकि गैर तरक्याती बजट का जो हजम है ये 639 अरब रुपए है। सूबाई बजट में तमाम सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से लेकर 22 तक को जारी बुनियादी तनख्वाह पर 10% इजाफा, एडैक रिलीफ अलाउंस, जबकि पेंशन में ग्रेड 1 से 22 तक 7% इजाफा तजवीज है। और अहल मुलाजमीन को ग्रेड 1 से लेकर 16 तक 20% डिस्पेरिटी रेडिकेशन अलाउंस की तजवीज शामिल की गई है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरह से दारू खान साहब फरमा रहे थे, यहाँ पर मुख्तलिफ महकमों के थ्रू जो है महकमा मवासलात के लिए जो है 55 अरब 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम रखी गई है। महकमा इरिगेशन के लिए 42 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस की गई है। स्कूल एजुकेशन के हवाले से अगर देखा जाए गुलाम जिलानी साहब मुझे ये बताइएगा कि ग्वादर के लिए भी कुछ रखा गया, ग्वादर के इलाके के, इसलिए कि वहां पर भी काफी ज्यादा एहतजाज भी हुए, लोगों को बिजली पानी के जो शिकायतें थी, उस हवाले से भी कोई तरक्याती प्रोजेक्ट रखा गया? जी हाँ बिल्कुल, उस हवाले से अगर देखा जाए तो जिस तरह से दारू खान साहब फरमा रहे थे कि एमपीए एमएनए को फंड दिए जाते हैं, इसी तरीके से ग्वादर के लिए भी जो है पीएसडीपी बाकायदा से रखी गई है। वहां पर पानी की स्कीमात हैं, बिजली की स्कीमात हैं और खासूसी तौर पर जो है शमसी के हवाले से काफी तवज्जो उस पर दी गई है। जी अच्छा गुलाम जिलानी साहब, एक चीज और बताते हैं, फिर हम दीगर मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो तंजीमें हैं, जो ताजरान हैं, वो बजट के हवाले से क्या कह रहे हैं? बजट उनको सूट करेगा या नहीं करेगा? ताजरों से जो आज हमारी बजट पेश होने के बाद बात हुई है तो ज्यादातर जो ताजिर थे और सरकारी मुलाजमीन थे और बलूचिस्तान के जो अवाम थे उनमें काफी सारी मायूसी हमने देखी है, क्योंकि उनका यही कहना था कि आम हालत में जो टैक्सेज या दीगर जो मामला होते हैं वो वक्त हुकूमत ने जिस तरह से लगाए हैं, सेम एज इट इज सूबाई हुकूमत का भी वही रवैया है। और उसके अलावा अगर सरकारी मुलाजमीन को देखा जाए तो उनका जो ग्रैंड अलायंस है तमाम महकमों का, उन्होंने भी आज यहाँ पर एहतजाज किया हुआ था, लेकिन उनकी जो है सूबाई वज़रा से मुलाकात हुई और उनको जो है कहा गया कि कल पर जो है कल देखा जाएगा, तो जो हो गया हम आपके साथ वो ताउन करेंगे। जी असेंबली की क्या सूरत हाल थी जिस वक्त बजट पेश किया जा रहा था? क्या कोई टेंशन का माहौल था या बहुत ही सुकून के साथ बजट पेश कर दिया गया? बलूचिस्तान क्योंकि कबायली सूबा है, यहाँ पर अक्सर जो है असेंबली का माहौल जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है और यहाँ पर तमाम सरदार मीर मोतबर जितने भी होते हैं कबायली इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, वो कबायली रख रखाव की वजह से असेंबली में आज कोई ऐसा तनाव देखने को नहीं आया। अपोजिशन भी खास तौर पर खामोश नजर आई। अपोजिशन ने भी ऐसा कोई जो आम हालत में दीगर सूबों में या दीगर इलाकों में जो है वो बजट के दौरान होता है या इजलास के दौरान होता है, ऐसा कोई जो है नजर नहीं आया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी कि आप हमारे साथ थे। आपने बताया नाज़रीन, इस वक्त मैं बता दूं चूंकि डॉक्टर अजहर साहब जो डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, ये हैं मरकजी रहनुमा में अवाम पाकिस्तान सीनियर सियासतदान हैं और माहिर मईशियत भी हैं, तो ये लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो डॉक्टर अजहर साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी आ रही आवाज़। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप मुझे पता है कि आप बहुत ही बिजी जिंदगी गुजार रहे होते हैं इंग्लैंड में, तो आपने हमारी दरख्वास्त पे टाइम निकाला। सर आज बजट आ गया, बलूचिस्तान का बजट आ गया, क्या क्या कहेंगे इस पर? थैंक यू फॉर इन्विटेशन, बहुत शुक्रिया बुलाने का। थैंक यू। बजट के बारे में चंद गुजारिशात है। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि बजट पाकिस्तान में जो है वो इस तरीके से बनते हैं वो इतना अजीब व गरीब है कि उसमें एक्चुअली कोई प्लानिंग शामिल नहीं होती है। आवाज आपकी थोड़ी सी जो है ना डिस्टर्ब हो रही है। जी जी, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। खैर मेरा, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, हेलो आ रही आवाज? हेलो आपको आ रही है? जी, आपको दोबारा नहीं, मतलब कि आप बात अपनी जारी रखें आप। जी, तो अभी मुस्लिम जो बलूचिस्तान को बजट बना है और क्योंकि बलूचिस्तान में मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है जाहिर तौर पे और उनकी हल्कों में भी और उनसे भी मुलाकात रहती है, तो वहाँ बजट बनाने का तरीका ये है कि भारत एमपी आ जाएंगे, वो अपनी स्कीमें ले आएंगे
डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो दोबारा आपको कॉल कर लिया जाए, इसलिए कि आपका आवाज दोबारा कॉल कर लेते हैं ताकि आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है। जी आमिर रफी साहब। बिलाल साहब, मैं ये कह रहा था, देखें बजट्स के आदाद शुमार कुछ भी हो, 200 अरब हो के 2000 अरब रुपए हो, बलूचिस्तान के शहरी को, बलूचिस्तान के ताजिर को, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को ये एहसास होना चाहिए कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म है। ये बड़ी मतलब आप ये देखिए पिछले 10 सालों में जो है वो बलूचिस्तान में कितने वज़ीर आज़म गए हैं और वहाँ के मसाइल को उन्होंने बराह रास्त एड्रेस करने की कोशिश करी है। यही हाल कराची का भी है। यानी बात हम बलूचिस्तान के लिए बैठे हैं, मगर यही देखिए कराची के साथ ही मसला है। कराची की सूरत है नहीं, मैं स्पेसिफिकली देखिए एक होता है कमाऊ पूत बच्चे से हर एक को मोहब्बत होती है और वो चाहता है कि यार ये मजीद कमाए। तो कराची के साथ तो ऐसा हो रहा है, बिल्कुल जाती हो रही है, और वही हाल बलूचिस्तान का भी हम देखते हैं। तो देखें ये मुल्क के अंदर ये एहसास पैदा होना कि शायद कुछ बेटे सौतेले हैं और कुछ बेटे सगे हैं, ये ठीक नहीं है। ये कभी भी आप 200 अरब करें या 2000 अरब कर दें, ये जो एहसास महरूमी है ना, ये जो सगे और सौतेलापन है ना, ये कभी भी दूर नहीं कर सकेगा और लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकेगा, और वो आपके साथ पाकिस्तानियत में शायद उस तरह खड़े नहीं होंगे कि जो एक मतलूबा मेयार है उसके लिए खड़े होने के लिए कि उनको ओनरशिप दी जाए, उनको साथ मिलाया जाए। और ये जो बाउंड्रियां खींच के जो है ना, ये जो इंडस्ट्रियल जोन बना दिया, ये बना दिया। देखें कराची के अंदर भी ये आपने देखा, सिंध में भी ये, पाकिस्तान भर में भी ये हरकतें हैं। ग्रीन पाकिस्तान के नाम के ऊपर भी पानी काट के जो है उसको बनाया जा रहा है। हजारों एकड़ लोगों को जमीनें दे दी हैं और पानी वहाँ मौजूद नहीं है। तो बात यह है कि आपने अगर ये सब चीज़ें बना रहे हैं तो लोगों को आप देंगे क्या? वहाँ पर क्या पानी पहुँचा के दे रहे हैं, वहाँ सिक्योरिटी दे रहे हैं, वहाँ बिजली दे रहे हैं? आप खाली एक बाउंड्री खींच देते हैं कि जी ये फला जोनों की। मैं उन तमाम ये सी पैक की आप देख लें, अभी बिलावल साहब जो हैं वो इफ्तिताह करके गए हैं, ये इसका आप धाबी जी का इंडस्ट्रियल जोन, ये तीसरी दफ़ा इफ्तिताह हुआ है। यानी आप मजाक देखें, तीसरी दफ़ा इसका इफ्तिताह हुआ है और वहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ मौजूद नहीं है। तो ये जो मजाक है ना, ये बंद किया जाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि संजीदगी आनी चाहिए की तरफ, वो संजीदा। दूसरा ये कि देखिए एक आम आदमी क्या देखता है, एक ताजिर क्या देखता है कि बिला वजह की जो है ना डजन ऑफ वजारतें हैं। एक हुकूमत आवाम को तो कह रही है कि जी हम टैक्सों के बोझ तले डबे में हमने कर्ज देना है, और खुद सादगी का रास्ता इख्तियार नहीं करते। हम एक पुरतायुश पूरा का पूरा जो एक हल्का असर देखते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में हो। असेंबलियों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, देखें 400 गुना बढ़ रही हैं, बड़ी डिबेट हो रही है इसके ऊपर। और वाकई बड़ी ज्यादती है कि जहां पर हम एक आम आदमी के ऊपर, जिसको हम तालीम नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसको हम रोजगार नहीं पहुंचा रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं दे रहे। और दूसरा ये कि देखें कोई भी चीज चलाने, देखिए मईशत का काम है ना, मईशत वाला ही करेगा। अगर मैं ये समझूं कि मैं कोई सी जो है ना ड्रेस पहना हूं, कोई सा यूनिफॉर्म पहना हुआ हूं और वो सारे मसाइल का हल है, तो इस गलतफहमी से हमें बाहर आ जाना चाहिए। इस मुल्क का हाल इसीलिए ये हो गया है, जिसको ड्राइविंग आती है वो ड्राइविंग सीट पे बैठे। तो अगर वहां की मईशत ठीक करनी है तो आपको वहां के ताजिरों को, वहां के मईशत को, वहां के सिंसियर लीडरशिप को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। वही बलूचिस्तान का और वही पाकिस्तान की मईशत का भी हल है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी कुव्वतें आती हैं, कम बजट में बहुत सारा काम कर जाती हैं, मगर वहीं पर ही जो है वो हम इसमें पड़े हुए होते हैं कि बरकत से 3000 अरब ले लें और फलां से वर्ल्ड बैंक से इतने ले लें, IMF से इतने ले लें। ये इसका हल नहीं है। और ये देखें, चूंकि मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से भी है और जमात इस्लामी ने ये करके भी दिखाया। नेमतुल्लाह खान को एक कलील बजट मिला, उन्होंने शहर को बना दिया। उसके बाद आप देखें शहर के साथ क्या हाल हुआ है। आज उससे कई गुना ज्यादा 17 साल से पीपल्स पार्टी सूबे में भी है, बलूचिस्तान में भी है, वो हल नहीं निकाल सके अभी तक। लाइन पे दोबारा आ गए हैं और सीनियर इमाम पाकिस्तान की, तो मैं इनसे बात करती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ, अब आपकी आवाज दुरुस्त हुई है जी। क्या कहेंगे बलूचिस्तान की बजट पे? जी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जो बजट बनते हैं पाकिस्तान के अंदर वो एक अजीब व गरीब तरीके से बनते हैं। उसके अंदर कुछ सोचा समझा नहीं जाता है, कोई प्लानिंग नहीं की जाती है, कोई पूछगिछ नहीं की जाती है कि भाई पिछले साल तो आपने बजट लिया था, आपने उसका क्या किया क्या नहीं किया। अब बलूचिस्तान खास तौर पे इसलिए भी सेंसिटिव मामला है क्योंकि बलूचिस्तान में जो शोरिश का मामला है, जो डेप्रिवेशन का मामला है, जो लोगों की शिकायत का मामला है, अगर उनको सामने रखा जाए तो इस बजट को बनाने में मजीद एहतियात, मजीद गहराई की थिंकिंग होनी चाहिए थी। लेकिन आप देख लीजिए कि बजट जिसका प्रेजेंट किया, कैपिटल यानी हेल्थ और एजुकेशन, तालीम, पाकिस्तान 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर है। 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर है। आप इमेजिन कीजिए बलूचिस्तान में सेहत के हालात जो है वो सबके सामने। यदि अगर वहां पे अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज ना हो रही हो तो बलूचिस्तान के लोग एजुकेशन के लिए 19.8 अरब रुपए रखे तो गए। 9%। आप इमेजिन कीजिए
19 अरब को अगर आप डिवाइड कीजिए ना बच्चों की तादाद पे या 1,40,00,000 लोगों पे, अगर उसमें से बच्चों के पढ़ने की तादाद सिर्फ 50 लाख की है, तो ये तकरीबन 200 रुपया पर मंथ पर बच्चा बनेगा। जी बिल्कुल। और फिर एक ऐसा सूबा जिसके अंदर महरूमियत है, मुझे ये समझ नहीं आती कि हम इतने दफा बात कर चुके हैं साहब इंतजार हल्कों से भी कि भाई यहाँ पर बजट बनाते हैं, इसकी एलोकेशन तो ठीक की जाए, फिर कुछ चीज तो ठीक की जाए, और जो ह्यूमन कैपिटल है, इंसानी वसाइल जिसकी बेस पे सब तरक्की होती है, अगर वो ही ठीक नहीं होगा, अगर आप उन लोगों को बच्चों को ठीक नहीं करेंगे, आप हायर एजुकेशन की पैसे रखेंगे वो आप देख लीजिए। हालांकि पिछले साल इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत इतनी मरतबा 2 बातें कह चुकी है। एक, हम हायर स्किल प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में जाके इतना बड़ा सेलिब्रेशन की, वहां पे एक साइन हुआ एग्रीमेंट ऑक्सफोर्ड वालों के साथ, क्या स्कॉलरशिप भेजेंगे लोगों को, 4-5 लोगों को। लेकिन अगर 4-5 लोग पूरे एक बड़े सूबे में चले भी जाएंगे ऑक्सफोर्ड में, तो क्या होगा? उससे क्या सूबे की तकदीर बदल जाएगी? सूबे के रूप में रूम बच्चे जिनके पास न सेहत है, न खाने पीने की चीजें, न पानी है, उनकी तरक्की हो जाएगी। और बलूचिस्तान में सफर कर लीजिए, आपको पूरा बलूचिस्तान भरा हुआ नजर आएगा ऐसी इमारतों से जो बिल्कुल खाली है, जो शफाखानी के नाम पे बनी है, डिस्पेंसरी के नाम पे बनी है, अस्पताल के नाम पे बनी है, स्कूल के नाम पे बनी है, और वहां पे आपको जानवर बने हुए नजर आएंगे, लोगों की बैठकें बनी हुई नजर आएंगी। हर साल कितनी कितना तरक्की बजट में डाला होता, उसके बावजूद जो ह्यूमन इंडेक्स है उसमें बलूचिस्तान, पंजाब, सरहद, बाकी सब सूबों से पीछे है, एपी के से पीछे है, हत्ता के कश्मीर और पाकिस्तान से भी पीछे है। और सर इसकी वजह क्या है सर? इंटेंशन की कमी है, विल नहीं है काम करने की? आप ये देखिए कि ये वो सूबा है जिसका ईरान से बॉर्डर मुत्तसिल है, यानी गोया इस वक्त इसराइल का जो वर्चुअल एयर स्पेस है वो पाकिस्तान से मिली हुई है। ये वो सूबा है, उस सूबे के अंदर कितनी महरूमियत का शोरिश है, किस किस्म के टेररिज्म के एक्ट होते हैं, रॉ की कुछ जारी है, और वहां पर भी अगर आप बजट बनाते हुए इन चीजों में तवज्जो नहीं देते और इस तरह की चीजें मुख्तस की जाती है जो इवेंचुअली खा लिया जाएगा पैसा, वो पैसा। अगर डॉक्टर साहब, अगर आवाम पाकिस्तान जो दो आपकी पार्टी है, अगर ये तरफ बरसरदार आ जाती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी है उसके 2 मेन प्लान्स हैं। उसकी सबसे बड़ा प्लान तो ये है कि इंसानी मसाइल की सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज होनी चाहिए, यानी एजुकेशन और सेहत और हुनर। और सेकंड बड़ा प्लान तो जिला की सतह पे जाने चाहिए, जिला की नुमाइंदगी होनी चाहिए, बल्दियाती और जिले इंतजाम होना चाहिए, सारे पैसे उनके पास आने चाहिए, वो उनको खर्च करने चाहिए, बिकॉज दे नो, लोकल लोग जानते हैं लोकल एम्पावरमेंट से कि अपने मामलात, अपने मसाइल को कैसे ठीक किया जा सकता है। सही। ये 2 बड़े वाले प्लान है। अगर ये 2 पॉलिसी के ये 2 प्लान कोई भी अडॉप्ट कर ले तो इस मुल्क की सर आपकी नजर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंपॉर्टेंट नहीं है बलूचिस्तान में? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो कह रहा हूं भाई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? पेट की सिचुएशन है भाई। आप ये तो देखिए ना, जब अगर लोग भूखे होंगे, अगर उनको महरूम होंगे, अगर उनको डिप्राइव्ड होंगे, उनको तालीम नहीं मिलती होगी, उनको सेहत नहीं मिलती होगी, तो उनके पास क्या है जिसके लिए वो मुल्क से भी मोहब्बत करें, सूबे से भी मोहब्बत करें? वो तो दूसरों को देखते हैं। अगर कुछ भी नहीं होता, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं भी हो रही होती। मैं बलूचिस्तान में अपने भाइयों से कितनी मरतबा कह चुका हूँ कि मैं आपको ले चलता हूँ, आपको महरूम पंजाबी और महरूम सिंधी और महरूम पठान को खड़ा कर दो तो आप फर्क नहीं कर सकते, लेकिन जो महरूम हो हर वक्त अपनी महरूमियत नजर आती है भाई। डॉक्टर साहब से की नजर नहीं आती है। तो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का सबसे अच्छा तो तरीका ये है कि आपको पैसा उन लोगों के लोकल एम्पावरमेंट के थ्रू लगाए, ताकि जब उनको पैसा मिले, उनको इख्तियार मिले, उनको इख्तियार मिले, वो अपना पैसा खुद खर्च करें, वो अपने इख्तियारों के अपने हाथ में हो, अपने फैसले वो खुद करें, देन उनको कोई कंप्लेन नहीं होगी, उनको शिकायत करने की गुंजाइश मौजूद नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर खुद वो ठीक हो जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए हुई थी कि डॉक्टर साहब जो है वो इंग्लैंड से बात कर रहे हैं और कुछ कम्युनिकेशन की वजह से जो है तो आवाज में कुछ भी मसला आ रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। ये थे आवाम पाकिस्तान दोस्त पार्टी के कन्वेनर थे, मरकजी सीनियर रहनुमा थे और ये हमसे बात कर रहे थे। इस वक्त क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट
जनाब अय्यूब मरवानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मरवानी साहब, अय्यूब साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपने बहुत ही, मुझे पता है कि आप बहुत ही मसरूफ थे, उसमें से आपने टाइम दिया हमें। आज बजट आ गया बलूचिस्तान का, क्या कहेंगे ऐसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट होने के नाते? जी, बलूचिस्तान का बजट तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है और बजट मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। कोई उसमें ऐसे ज्यादा हडल्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक कारोबारी तबका जो है वो उसको अच्छी निगाह से देख रहे हैं। मैं एज अ प्रेसिडेंट क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ खदोखाल बयान करूंगा आपको। जी जी। अव्वल तो सर बजट जो है वो 1028 अरब रुपए का बजट आया है। जी जी। जिसमें 640 अरब रुपए जो है वो तरक्याती फंड में जो है वो पीएसडीपी में लगेंगे। 249 अरब रुपए जो है वो गैर तरक्याती जो है वो यानी तनख्वाहों और दीगर अखराजात में लगेंगे। तालीम के लिए जो है 260 अरब रुपए रखे गए हैं और गुज़श्ता साल का जो बजट था वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% इस्तेमाल हुआ है। बलूचिस्तान की तारीख है कि हमेशा जो है बजट लैप्स होता है, कभी 60 अरब, कभी 70 अरब, कभी 80 अरब रुपए लैस होकर वफाकी हुकूमत को वापस चले जाते हैं, लेकिन इस दफा 100% जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और उसके साथ साथ पिछले साल बजट खसारा जो था वो 89 अरब रुपए का था, इस साल सरप्लस में गया है, 34 अरब रुपए जो है वो सरप्लस में गए हैं। और उम्मीद है कि वफाक से जो 743 अरब रुपए मिले हैं इस बजट में और 70 अरब रुपए और भी इजाफी मिलेंगे बजट में। तो एज अ होल बजट बहुत अच्छा है। स्कॉलरशिप के लिए जो है वो 3000 नए जो है वो स्किल्ड लेबर के लिए और स्कॉलरशिप के लिए जो है 3000 लोग जो है वो बाहर जाएंगे। और साथ साथ में कुछ ऐसे अच्छी बातें भी हुई हैं, यानी 18वीं तरमीम के बाद जो BRA हमारा बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है उसने रिकॉर्ड 150 अरब रुपए जो है इस साल जो है वो उन्होंने टैक्स कलेक्शन की है। तो एज द होल बजट बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। और साथ साथ में जो है हमने अपनी जो तजावीज दी हैं या हमारा जो मंशा है वो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि इंडस्ट्रीज को जो है वो एक पैकेज दे दे, खासकर बोस्तान इकनॉमिक जोन, खुजदार इकनॉमिक जोन। और उसके अलावा बॉर्डर्स एरिया पे जो हमारे बॉर्डर्स हैं जहाँ डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाशुक है, डिस्ट्रिक्ट पंजगूर है, डिस्ट्रिक्ट तुरबत है, डिस्ट्रिक्ट दालबंदीन है, उसके साथ साथ जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लोरलाई है, लोरलाई है, डिस्ट्रिक्ट चमन है। बॉर्डर्स एरिया में जो है वो बॉर्डर वाइज यानी जिस बॉर्डर्स पे जो बिजनेस ज्यादा होता है उसको जो है वो टैक्स कलेक्शन में रिलीफ दी जाए और साथ साथ में इंडस्ट्रीज लगा के दी जाए ताकि वहां के लोगों को जो है इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें वो बेहतर सरवाइव कर सकें इस दहशतगर्दी के माहौल में, इस बेरोजगारी के माहौल में और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो माहौल बन रहा है। तो उसमें अगर एक बेहतर तरीके से जो हमने अपनी तजावीज दी हैं तो इंशाल्लाह वो खत्म होगा। तो आपके प्रोग्राम के हिसाब से एक इन्विटेशन देना चाहता हूं मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि आपने कहा कि जनाब अली के सनतें लगा के दें मुख्तलिफ इलाके। तो सरफराज भुट्टी साहब गुज़श्ता बातचीत कब जो है फेडरेशन हाउस आए थे जी से, तो वहां पर उन्होंने दावत दी थी बलूचिस्तान के अंदर सनतकारों को सनतें लगाने के लिए दावत दी थी। अब बात यह है कि सनतकार और ताजिर ये कहते हैं कि जब तक वहां अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी तो हाउ इज पॉसिबल कि वो वहां सनतें लगाए। बलूचिस्तान का ताजिर नहीं लगा पैसे वहां। जी उसमें मैं एक बात कर लूं अगर आपकी इजाजत जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। बात यह है हमने उस वक्त भी अगर आपको याद है मैं भी वहीं पे था, हमारी कोशिश यही थी कि हमारे सनतकार जो बड़े सनतकार हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं यानी निशाद ग्रुप्स है, शोन ग्रुप्स हैं, हलबीब ग्रुप्स हैं, डीडी ग्रुप्स हैं, जो बड़े बड़े हमारे सनतकार हैं, उन्होंने भी कहा था, हम भी इसकी तजवीज जो है वो हमारी है कि एक तो सनतें लगाने के लिए वन विंडो जो है वो दे दें ताकि सारे कुछ जो है वो एक ही विंडो से हों, ना कि जी वो 10 इदारे हैं और 10 जगह जो है वो अप्लाई कर। ठीक है, जैसे सियालकोट में है जी, सियालकोट में एग्जिस्ट करता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जी। दूसरी बात यह है कि जी अमन और अमान के लिए इसमें एक बेहतर किरदार जो है वो हमारे प्रेस का, हमारे मीडिया का है, क्योंकि हमारी मीडिया जो है वो कभी कभी जो है वो सही तहकीक नहीं करती। बेहतर यह है कि मतलब खुदा न खासा कोई दहशतगर्दी का कोई वाकया अगर तुरबत में हो तो नाम वहां से कोयटा आता है कि जी कोयटा के करीब
जो है वो धमाका हुआ है या कोयटा के करीब फलाना वाकया हुआ है। तो ये अगर हम साफी बरादरी इसको क्लियरली हाईलाइट करें तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है कि माहौल दोस्त जो सिस्टम है उसमें कोयटा, खुजदार, कल्लात, जितने भी हमारे एरियाज हैं, हम वहां जो है एक उसमें आप गवादर को शामिल क्यों नहीं कर रहे? मैं ग्वादर की भी आ रहा हूँ, गवादर भी है, ये सारे जो है वहां हम एक इंडस्ट्रियल जोन बनाए, हजार एकड़ का इंडस्ट्रियल जोन बनाए, उसमें जो है हमारे बड़े सनतकारों को जो है हम शामिल कर लें। एक तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बड़ा अच्छा होगा। तो सर अमन अमान की वजह से मसला है ना, सारा जो है वो अमन अमान की वजह से है ना। अमन अमान जब तक बेहतर नहीं होगा कैसे बनाएंगे आप? देखिए जी, अमन अमान ये है, हम पिछले 50 साल से 60 साल से हम यहाँ सरवाइव कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये वो दूर के डोल सुहाने वाली बात है। हम दूर से जो देखते हैं कि अमन अमान नहीं है, लेकिन आप आके ग्राउंड पे आए इंशाल्लाह इतनी अमानी नहीं है कि खुदा न खास्ता आपके एसेट को नुकसान होगा या आपके जो है। अभी जो वफाक ने जो ऐलान किया है आपके कराची खुजदार मोटरवे की बात की है उसको बनाने के लिए आर्चरी की, तो उस रोड को बनाने के लिए, उस रोड को बनाने पे, मोटरवे को बनाने के लिए भी जो है वो एक जान जोखिम में डालना पड़ेगा। सुना है कि वो काफी से ज्यादा खूनी रोड कहलाती है वो, और काफी से ज्यादा जो उस पर मेहनत करनी पड़ेगी अमन अमान के हवाले से। आप क्या कहेंगे? सर बात यह है, अव्वल तो वो खूनी रोड जो है वो एक्सीडेंट के हवाले से है। हाँ। यानी वो दहशतगर्दी के हवाले से नहीं है, वो एक्सीडेंट के हवाले से उसको लोग खूनी रोड कहते हैं। असल में हम मिनलह से कौम जो है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हर आदमी अपनी हैसियत की या अपनी जिम्मेदारी निभाए। यानी हमारे तरफ तो एक ऐसा रिवाज बना हुआ है कि जिसने 2 पैसे कमा के गाड़ी ले ली, उसको क्राइटेरिया पता नहीं है कि वो लाइसेंस कैसे लेगा, वो रोड पे कैसे आएगा, उसको जो है वो रेड लाइट का क्या पता है, ग्रीन लाइट का क्या पता है। एक मसला हुआ है, जितने हमने उस पर सख्तियां की हैं, वो हमारा ट्रांजिट, अफगान ट्रांजिट चाबहार से जो है इस्लाम कला अफगानिस्तान मुंतकिल हो चुका है। हमारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, हमारे लोगों का जो क्लियरिंग का काम है या हमारे लोगों के ट्रांसपोर्टर के कोई 10,000 गाड़ियां जो हैं वो ग्राउंड हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद जो आदमी या जो स्मगलिंग का काम करता है वो अपना आइटम फिर भी पहुंचा सकता है। हम ये कहते हैं कि हम ऐसे क्राइटेरिया बनाएं जिसकी जरूरत अफगानिस्तान को हो। सपोज उनको जो है कपड़े की जरूरत है मंथली या सालाना कोई 1000 कंटेनर, हम उनको 1000 कंटेनर तक छोड़ें, ना कि हम उसको बिल्कुल बंद करें। जिस वजह से जो है वो हमारा जो बिजनेस भी खराब हो रहा है और अफगान ट्रांजिट में जो इस वक्त जो काम हो रहा है वो भी हडल्स का और मुश्किलात का शिकार है। हमारे सारे जो सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल कोलैप्स हो गए हैं। हम स्मगलिंग के खिलाफ है, लेकिन कम से कम हर चीज को देखते हुए दोनों तरफ से देखा जाए, ना कि आप एक तरफ से इस्लामाबाद के ऐवानों में सवाल ऐसी बात करना चाह रहे हैं। एक तो सवाल है मेरा, सवाल ये है कि क्या इस बजट से पहले आपसे कुछ तजावीज़ सूबाई हुकूमत ने ली या आपने खुद दी? एक तो ये सवाल है। दूसरा जो है वो ये है कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से 14 अगस्त को पाकिस्तानी ब्रांड्स की एक बहुत बड़ी एक्सपो हो रही है, तो हम कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये इनवाइट करते हैं कि आप अपने एसएमईज को इस लाहौर के एक्सपो सेंटर के अंदर भेजें। इंशाल्लाह ताला हम उनको अकोमोडेट करेंगे और उनके ब्रांड्स को बड़ा करेंगे, न सिर्फ उनके ब्रांड्स को बड़ा करेंगे, इससे पाकिस्तान बड़ा होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान की मईशत में इजाफा। जी अय्यूब साहब आप कुछ कह रहे हैं? सर ये 14 जुलाई को है, 14 अगस्त को है लाहौर में एक्सपो सेंटर में। ग्रेट सर, मैं आप हमारे एड्रेस पे की प्रॉपर इन्विटेशन दीजिए, हम अपनी एसएमईज को, अपने प्रोडक्शंस को, क्योंकि इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी एसएमईज हैं, खासकर जैतून के हवाले से। हमने जैतून का पूरा पवेलियन बनाया है वहां पर, ऑलिव का जबरदस्त बना रहे हैं हम उसके लिए पूरा। जी तो इंशाल्लाह हम आपके पास जरूर आएंगे और इंशाल्लाह अपनी इनपुट आपको देंगे। और दूसरी बात यह है कि सूबाई हुकूमत को हमने अपनी तजावीज़ दी थी, उसमें अक्सर तजावीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मानी गई है, लेकिन फेडरल में कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो है हमारी तजावीज़ जो दी गई थी उस पर कोई अमल नहीं किया गया, 1% भी उस पर अमल नहीं किया गया। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक अच्छी अचीवमेंट के तहत जरा गवादर की बता दें कि सीपैक के हवाले से क्या बलूचिस्तान में जो हुकूमत है या कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये कहां तक जो है वो गवादर को जो इंडस्ट्री जोन बन रहे हैं उस जोन में क्या सूरत है वहां की, या अमन अमान के हवाले से वो भी मुतासर है?
जी, अमन और अमान के लिहाज से वो गवादर का मुतासिर है, लेकिन इंडस्ट्रियल जोन जो है वहां के उसके प्लॉट्स के जो सिस्टम है वो बड़ा बड़ा क्रिटिकल उन्होंने बनाया है। साथ में हमने अपनी तजावीज दी है। एक आपके इतला के लिए बता दूं, गवादर सी पोर्ट जो है, डीप सी पोर्ट, 1985 में क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है वो एक सिनारियो था कि जी गवादर को डीप सी पोर्ट बनाया जाए, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विजन थी 1985 में। तो आज जो है वो उस पे अमल हो रहा है। दूसरी बात ये है, हमने एक गवादर के लिए तजावीज दी है कि जी गवादर को जो है कंटेनर सर्विस उसके बहाल कराई जाए, खसूसन ओमान, दुबई, कुवैत के लिए, क्योंकि ओमान जो है गवादर से कोई मेरे ख्याल में 14 घंटे का जो है बाई सी रूट है। अगर हम इसको बहाल करेंगे तो आप यकीन करें आपको, हमें और आपको एक नई राहदारी मिलेगी, हमारे एक्सपोर्ट को तकवीत मिलेगी खासकर आम के हवाले से और मादनियात के हवाले से, क्रोमाइट के हवाले से, और वहां से जो हमारी लग्जरी आइटम्स कोई आती हैं, खसूसन जो है वो अगर हम कंटेनर सर्विस दे दे अफगान ट्रांजिट के लिए जो हमसे जो मुंतकिल हो चुका है, या कराची पोर्ट पे जो बर्डन है उसको हम गवादर पे बिल्कुल कर सकते हैं। और इंडस्ट्रीज में जो मुश्किल इसमें यह है कि रॉ मटेरियल जो है वो उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिनेरियो नहीं है, जिसकी वजह से वो जो है इंडस्ट्रीज अभी जो है ग्रोथ नहीं कर रही है। मेरे ख्याल में एक छोटा सवाल, साथ साथ आप मुझे बताइए, माइंस और मिनरल के हवाले से बलूचिस्तान में या सैंडक के हवाले से बलूचिस्तान में, उस हवाले से क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्या ख्यालात हैं कि हुकूमत की सही पॉलिसी है या उसमें गैर मुल्की जो भी इन्वेस्टर्स है उनको फायदे हो रहे हैं, पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा? रेकोडेक में यह है कि हम, हमारा विजन यह है कि हम कहते हैं कि जी उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा कम रखा गया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वहां पे हमने जो सिनारियो बनाया है या हुकूमत पाकिस्तान ने जो वहां एग्रीमेंट किए हैं उसमें वहां के इलाके के लोगों का कोई ख्याल नहीं रखा गया है ना। देखें, मैंने अपनी एक कंपनी को ली काज़ाकिस्तान में, आप यकीन करें काज़ाकिस्तान वालों ने मेरे ऊपर 5 एम्प्लॉयज और साथ में उन्होंने कहा कि जी आपने 500 दरख्त लगाने हैं जिस सिटी में मैंने अपनी कंपनी को ली। तो ऐसे चीजें जो है हमें उनसे इंप्लीमेंट करानी चाहिए, और उसके बाद जो है फिर वो बलूचिस्तान के लिए भी फायदेमंद होगा, पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद होगा। एक रोकेडक नहीं है, इसके बाद जो है और भी जो है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान जो है इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर ज़मीन हमारे खजाने हैं। तो अगर हम उसको सही तरीके से सर्वाइव करें तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है कि हम जल्दी कर्जों से हमारी जान छूट जाएगी। अयूब साहब, जो रेकोडेक का जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और जो फॉरेन कंपनी उसके दरमियान, पाकिस्तान का शेयर बड़ा कम है उसमें और फॉरेन कंपनी को ज्यादा शेयर मिल रहा है रेवेन्यू या आमदनी पर। जी बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं ना, हमारे शेयर बहुत कम है, बलूचिस्तान के तो खुसूसन बहुत कम है। हम कहते हैं कि इसको जो बेहतर किया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा। खैर चले, मेरे ख्याल में आखिरी लम्हात की तरफ जा रहे हैं। मुझे जाते जाते सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में जो क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी अपनी एक्टिविटी हमें जो कुछ बहुत ज्यादा फाल नजर नहीं आती, माजरत के साथ। अब आप मुझे बताइए कि दीगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पाकिस्तान के हैं उसके हवाले से ये है कि मुख्तलिफ चीजें हमें नजर आती हैं कि क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो अपनी फालियत है वो इतनी महदूद क्यों है, इसकी क्या वजूहत है? उसमें सर एक दो खास वजूहत मैं आपको बताता हूँ। हाँ। एक वजह यह है कि हम जो है कैपिटल सिटी से दूर हैं, इस्लामाबाद से दूर हैं। दूसरी बात यह है कि हम जो भी तजावीज देते हैं, हमारी तजावीज पे न मनवान अमल किया जाता है, ना हमारे बात को जो है वो ज्यादा अहमियत दी जाती है। और साथ साथ में अगर हम हर चीज पे एहतजाज करें, हर चीज पे हम कहें कि वो बात होती है, वो हमारी पश्तों में बात है कि ना मानू, ये एक अच्छा रवैया नहीं है। फिर हम बिजनेसमैन हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। अभी हमने दो चार बड़े काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जैतून के लिए जो है एक बड़ा काम किया है, जैतून के जो है वो मशीनरी जो है वो हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री से अप्रूव कराई हैं। जैतून के 100 एकड़ के जो बागात हैं वो हमने 10-10 एकड़ पे तकसीम किया है, और आने वाले जो है हमारा कोई 10,000 एकड़ जैतून बागात का टारगेट है, हम लगा रहे हैं। और हमने जो है वो एक स्लाटर हाउस 1.5 अरब रुपए से कॉमर्स मिनिस्ट्री से हमारी बात चल रही है और ADF से हमारी बात चल रही है। और दूसरी बात यह है कि हमारी कोशिश यही होती है कि हम बेहतर से बेहतर जो है वो मालूमात अपने बिजनेसमैन को, इंपोर्टर्स को दें। और उसमें सर एक रिक्वेस्ट आप जैसे लोगों से भी है कि आप हमें अपने साथ लेके चले, हमें जो है आप छोटी उंगली पकड़ा के दें, इंशाल्लाह हम आपके साथ चलेंगे, आपको हमारे साथ नजर आएगा। सर हमने आज आपको उंगली पकड़ाई ना, अब आप ये देखिए कि आप कितनी मुश्किलात से मेरे पास आए। थैंक यू सो मच। हम इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। आप बड़े भाई हैं, हम बड़े भाई से कुछ सीखना चाहते हैं।
अयूब साहब ये बताइएगा, जो आप बात कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात की कि कैपिटल सिटी से आप दूर हैं, लेकिन सर वज़ीर आला बलूचिस्तान से बड़े करीब हैं, आपने उनके सामने नहीं रखे अपने तहफ़्फ़ुज़ात? ले लीजिएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब बड़े अपनी बसात के मुताबिक हमारे साथ वेल चल रहे हैं, लेकिन मुश्किलात और जो कुछ है वो हमें फेडरल से है, क्योंकि फेडरल थैंक यू अयूब मिरवानी साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ही टाइम खत्म हो चुका है मेरे ख्याल में। आखिर में सिर्फ आप बता दें, जल्दी से बताएं बिलाल भाई, पाकिस्तान की मईशत का, यहाँ के बजट का हल यही है कि पाकिस्तान में बैठ के बनाया जाए। अगर हम लंदन में बैठ के बजट बनाएंगे, अमेरिका में बैठ के बनाएंगे, तो ये पाकिस्तान की मईशत का हल नहीं है। पाकिस्तान की मईशत का हल है कि पाकिस्तानी बनाए, यहाँ का बिजनेसमैन उसमें शामिल हो, यहाँ का तिजारत शामिल हो, यहाँ का बिजनेसमैन ऑन बोर्ड हो, यहाँ की एक्सपर्टीज शामिल हो। देखिए कोई बना और निकलेंगे आप जब अपना बजट आप नहीं बनाएंगे, उसके अलावा कोई हल नहीं है। और पाकिस्तान की मईशत के लिए एक हाफिज हल नहीं कर सकेगा। यहाँ पर वो आपने देखा कि एक मिनट सर हो गया। आमिर रफीक, बातें करने से कुछ नहीं होता। IMF का बजट है वो वाशिंगटन से बन रहा है। बात यह है कि नाज़रीन के ये वफाकी बजट का था, बलूचिस्तान का जो बजट वो पेश किया गया। बलूचिस्तान के बजट में जो भी था, हमने आपने तमाम चीजें जो वहां के लोग थे उनके हवाले से हमने पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने की कोशिश की जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। हसनैन मेरे साथ थे, होस्ट थे, और आमिर रफी साहब जो कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सेक्रेटरी भी हैं और कायम मकाम अभी सदर भी हैं, अभी शरीक थे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम बेहतर हो गया, आपको सीखने का मौका हो लगा। मुझे और हसनैन को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह अगले बजट के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।